नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सन नगर, और सन नगर पढ़ने के दौरान हमने ये देखा था कैसे एक नगर बढ़ते बढ़ते दूसरे नगर से मिल जाता है, एक नगरीय पट्टी का विकास होता है जिसे सन नगर कहा जाता है। इसी क्रम में हम आज उपनगर पे बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है ये। हम लोग आज देखते हैं कि कैसे एक उपनगर का विकास होता है। क्या होता है उपनगर, उपनगर क्या है और इसका विकास क्यों होता है, इसकी उत्पत्ति के कारण क्या है, ये जानना जरूरी है। इसकी उत्पत्ति के कारक कौन कौन से हैं और उपनगरीकरण क्या कहलाता है, हम इन सब पे आज डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण हो जाता है। यूपीएससी के ऑप्शनल से लेकर के जेआईसी लेक्चरर तक कोई भी परीक्षा अगर आप दे रहे हैं जिसमें आपको मेंस लिखना है, तो इसमें कोई शक नहीं कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चूंकि भारत जैसे देश में जब महानगरीय विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है, भारत जैसे देश जहां नगरीकरण की स्थिति इस समय बहुत तीव्र है, और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एग्जाम का डेट आपका अनाउंस हो गया है, हमने इस पे एक छोटा सा वीडियो भी आपको दिया है जिसमें हमने ये सारी बातें किया है कि आपके एग्जाम्स कब हैं और कितना समय आपका बचा हुआ है। उसके लिए उस हिसाब से आप एक बेहतर रणनीति बनाइए और अपने एग्जाम को दीजिए बेहतर तरीके से, समय को बिना बर्बाद किए हुए। ठीक है, तो हम आज देखते हैं कि उपनगर क्या होता है। उपनगर का सामान्य सा अर्थ होता है कि जो मुख्य नगर है, मुख्य नगर के पास में अगर कोई नगर विकसित हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, उपनगर कहा जाता है। कि मुख्य नगर की सीमा पर स्थित, मुख्य नगर की सीमा पर स्थित वो आवासीय क्षेत्र, आवासीय या आप कहें मिश्रित क्षेत्र, जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से मुख्य नगर का हिस्सा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। परिभाषा के अकॉर्डिंग आपने देखा कि जो आवासीय क्षेत्र होता है कुछ, या फिर मिश्रित क्षेत्र है जहां पे आवास के साथ साथ उद्योग धंधे व्यापार यातायात की व्यवस्था भी है, ये सारी व्यवस्थाएं भी हैं उस क्षेत्र में, और वो मुख्य नगर की सीमा पे ही स्थित है, यानी जो मुख्य नगर है उसके आसपास ही विकसित हुआ है। यानी अगर आप मान लें कि ये मुख्य नगर है, मुख्य बड़ा नगर, तो इसके आसपास ही वो नगर भी क्या है, विकसित हुए हैं, यहीं पे वो उपनगर भी विकसित हुआ है। इससे प्रशासनिक रूप से अब जैसे मैं और भी नगर से आपको बताए हैं, जैसे रिंग टाउन की बात किया और बताया कि वो प्रशासनिक नियंत्रण में ही होते हैं। इसी के स्वतंत्र अस्तित्व तो होता ही है, लेकिन वो प्रशासन जो वहां पे नगर निगम या नगर पालिका है वो उसी की होती है। जैसे हमने कोनर बेसन में बात किया कि नगर का विस्तार होते होते वो कई डिस्ट्रिक्ट पार कर जाते हैं, ऐसी स्थिति में यहाँ पे वो नहीं होता। ऐसा होता क्या है कि इस नगर का जो विकास हुआ ये स्वतंत्र रूप से हुआ है, लेकिन तो परिभाषा के अकॉर्डिंग कि ये एक आवासीय या फिर मिश्रित क्षेत्र होता है ये उपनगर वाला क्षेत्र। अब इसके प्रशासनिक नियंत्रण में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे आप देखेंगे कि जो दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र है, गुड़गांव आप देखते हैं एक स्वतंत्र नगर है, स्वतंत्र उपनगर है। हालांकि वो विकसित तो हुआ था गुड़गांव स्वतंत्र रूप से एक उपनगर के रूप में ही, लेकिन अब वो खुद एक महानगर की अवधारणा बन चुका है, इतना विकास हो गया उसका। लेकिन गुड़गांव जो है या गुरुग्राम जो है, इस पे दिल्ली एनसीआर का प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है, इस पे हरियाणा सरकार का नियंत्रण है ये। लेकिन कार्य के आधार पे अगर ये दिल्ली मान लिया जाए तो गुरुग्राम जो है कार्यों के आधार पर क्या है, कार्यात्मक रूप से तो मुख्य नगर से ही कनेक्टेड है, और दिल्ली के कारण ही इसका विकास हुआ इतनी तेजी से। इनके बीच में रिलेशन तो है, जुड़ाव तो है, लेकिन प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है। जैसे नोएडा हो गया। अब नोएडा में क्या है कि दिल्ली नगर निगम नहीं बल्कि नोएडा अथॉरिटी है अपनी अलग, वो वहां का प्रशासन देखती है। वो भी स्वायत्त नगर हो गया, स्वायत्त उपनगर था लेकिन अब चूंकि नगर हो गया है, मैं यहाँ बार बार ये शब्द बोल रहा हूँ कि ये सब उपनगर ही थे पहले, लेकिन अब एक नगर का रूप धारण कर लिए हैं या महानगर की स्थिति में आ गए हैं। लेकिन यहाँ एग्जाम्पल्स के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो उपनगर होते हैं वो मुख्य नगर के पास ही स्थित होते हैं, ठीक है, लेकिन मुख्य नगर का प्रशासनिक नियंत्रण के क्षेत्र में नहीं होते हैं, लेकिन कार्यात्मक रूप से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इनका कार्यात्मक संबंध होता है। कार्यात्मक संबंध का अर्थ होगा कि उस उपनगर में रहने वाले लोग मुख्य नगर में कार्य कर रहे हैं, या मुख्य नगर में मेन ऑफिस रख करके उपनगरीय क्षेत्र में उद्योग लगा हुआ है जिनका आना जाना, मालिक यहाँ बैठने हैं मुख्य नगर में, उद्योग धंधे कहाँ हैं, उपनगर में विकसित हुए हैं। कोई एक बड़ा महाविद्यालय मुख्य नगर में है तो उसी का एक ब्रांच कहाँ पे है, बगल में उपनगर में हो गया है। तो ये इस तरीके से आप इसको समझ लें। लेकिन कुछ नगर ऐसे भी होते हैं, उपनगर विकसित होते हैं नगर के आसपास ही, नगर के बगल में विकसित हुए हैं उपनगर, और वहां पर नगर का पूर्णतः कंट्रोल होता है, वो उसके प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं। जैसे बॉम्बे का एक क्षेत्र है अंधेरी, अंधेरी का जो विकास हुआ वो बॉम्बे से हटके हुआ थोड़ा सा, मुंबई का पूरा कंट्रोल है। दिल्ली के आसपास एक उपनगर है जो द्वारका, द्वारका पे दिल्ली का नियंत्रण, प्रशासनिक नियंत्रण है, उसका अपना स्वतंत्र रूप से कोई नगर निगम या नगर पालिका नहीं है।
कलकत्ता के बगल में विकसित उपनगर सॉल्ट लेक भी एक महत्वपूर्ण उपनगर है, जिसपे कलकत्ता का नियंत्रण है, वहां का नगर निगम उस पर नियंत्रण रखता है, यानी जो भी प्रशासनिक कार्य है वो कलकत्ता नगर निगम देखता है। तो ऐसे दो तरह के नगर होते हैं, दो तरह के उपनगर होते हैं, मैं बार बार नगर बोल दे रहा हूं। दो तरह के उपनगर होते हैं मुख्य नगर के आसपास विकसित होने वाले, जिनमें एक तो होते हैं जहां पे मुख्य नगर का प्रशासनिक नियंत्रण होता है, और एक होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं उस चीज से, लेकिन वो मुख्य नगर से क्या है, जुड़े होते हैं, कार्य के आधार पर जुड़े होते हैं। सवाल ये बनता है कि जब मुख्य नगर है वहां पे, तो फिर उपनगर की जरूरत ही क्या है, क्यों उपनगर विकसित हुए हैं? तो आप ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं उत्पत्ति के कारक कौन कौन से होते हैं। जो उत्पत्ति के कारक हैं, एक तो होता है पुश फैक्टर। पुश फैक्टर का मतलब होगा धक्का देने वाले कारक। आप ऐसा लिख सकते हैं कि शहर, जो मेन शहर है, जो मुख्य नगर है, शहर से बाहर ढकेलने वाले कारक, ठीक है, ढकेलने वाले कारक ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी शहर के अगल बगल अगर कोई छोटा शहर या कोई छोटा क्षेत्र विकसित होता है, कोई कस्बा विकसित होता है, तो उसके विकसित होने के पीछे या उसकी उत्पत्ति के पीछे एक कारक तो ये होते हैं, जो शहर यानी जो प्रधान नगर है या जो महानगर है, उस महानगर से पुश करता है उस नगर की उत्पत्ति या उस उपनगर की उत्पत्ति के लिए। उस फैक्टर जब उस समय कार्यरत होते हैं जब शहर में अत्यधिक भीड़ हो जाती है, अत्यधिक भीड़ भाड़ हो गया है, प्रदूषण की समस्या हो रही है, अपराधीकरण बढ़ा हुआ है मेन शहर में, अपराधीकरण, आवास की कीमतों में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है, आवास की कीमत में वृद्धि। मैं एक एक करके अभी आपको समझा दे रहा हूं। ये वो फैक्टर हैं, वो कारक हैं जो मुख्य नगर या महानगर में लोगों को वहां से हटने के लिए और एक दूसरे क्षेत्र में एक नगर या उपनगर के विकास करने के लिए पुश करते हैं, धक्का देते हैं। जब मुख्य नगर में, महानगर में भीड़ भाड़ बहुत हो जाती है, महानगर के विकास के क्रम में एक सामान्य सी बात होती है, सामान्य प्रक्रिया है कि जनसंख्या दबाव अधिक होता है, और जब ये जनसंख्या दबाव हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा, ट्रैफिक की समस्या, वहां पे प्रदूषण की समस्या, अपराधीकरण की समस्या बढ़ जाती है, छीना झपटी, लोग सेफ नहीं है, रोड पे चलते चलते कट्टा दिखा के छीन लिए, या आप टैक्सी में बैठे हुए जा रहे हैं, बात करते हुए बगल से मोबाइल लेके चले गए, या चैन स्नैचिंग बहुत ज्यादा होने लगती है। तो जब इस तरह की घटनाएं होने लगती हैं, और शहर में चूंकि नए आए हुए लोगों के लिए शहर के अंदर भूमि लेकर के आवास बनाना ये बहुत महंगा पड़ने लगता है, तब वो किधर की तरफ रुख करते हैं? तब वो ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, हम शहर से थोड़ा हट के क्या करेंगे, इन सभी कारकों से मुक्ति पा जाएंगे, शहर से हट जाएंगे अगर, तब लोग वहां से प्रेरित होते हैं शहर के बाहर क्या करने के लिए, आवासीय क्षेत्र का विकास करने के लिए। यानी अब शहर के बाहर क्या होता है, वहां पे पुल फैक्टर काम करता है। तो जो पुल फैक्टर होता है, पुल फैक्टर की ये विशेषता होती है कि ये बाहर की तरफ क्या करते हैं, लोगों को आकर्षित करते हैं। जैसे शहर में भीड़ भाड़ है, शहर से बाहर हटिए आप, कोई जनसंख्या दबाव बहुत ज्यादा नहीं है, सामान्य एरिया मिलेगा आपको, खुला क्षेत्र मिलेगा। शहर में प्रदूषण है, शहर के बाहर स्वच्छ वातावरण मिलेगा, अच्छा पर्यावरण मिलेगा वहां पे। शहर में अपराधीकरण बहुत ज्यादा हो गई है, बाहर के क्षेत्रों में आप सेफ भी रहोगे थोड़ा। आवास की जो कीमत है उसमें वृद्धि हो गई है बहुत ज्यादा, शहर महंगा हो रहा है लोगों को एफर्ट कर पाना, तो एक मिडिल वर्ग या मिडिल क्लास के लोगों के लिए शहर से बाहर एक बेहतर जीवन जी सकते हैं, बेहतर आवास का निर्माण कर सकते हैं। तो ये पुल फैक्टर हो गए जो उनको क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं उस क्षेत्रों में विकास करने के लिए, आवासीय क्षेत्र का। तो उपनगर का जो ज्यादातर विकास होता है वो मैंने शुरू में ही आपको बताया, किसके लिए विकास होता है, आवासीय क्षेत्र। अब चूंकि देखिए, जो अब सबसे बड़ी समस्या ये होती है उपनगर का विकास। देखिए, जो रिंग टाउन का विकास हुआ था पिछली क्लासेज में हमने बताया, उसमें उद्योग धंधे व्यापार सारे सब का विकास हुआ था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ज्यादातर क्या हो रहा है, आवास का विकास हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो लोग शहर में रह रहे हैं वो इन चीजों से हैं परेशान, और इस परेशानी से वो भागते हैं। इस परेशानी से बचने के लिए वो शहर से बाहर क्या किए, एक आवासीय क्षेत्र का विकास किए। शहर से जो मार्ग लगा हुआ है जहां से वो आसानी से अपने काम के लिए शहर आ सकते हैं, और फिर काम करने के बाद में शाम को अपने घर लौट सकते हैं। तो इसीलिए उपनगर को बेड टाउन भी कहा जाता है, या स्लीपिंग टाउन भी कहा जाता है उपनगर को, ये भी ध्यान रखिएगा। अगले फैक्टर की अगर बात किया जाए तो परिवहन या यातायात का विकास। उपनगर का विकास को यह भी थोड़ा सा प्रमोट करता है कि अगर किसी क्षेत्र से और मुख्य शहर यानी महानगर और किसी और बाहर के क्षेत्र से कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है, तो लोग बहुत आसानी से उस क्षेत्र में जाकर रहना शुरू कर देंगे। ये सब उत्पत्ति के कारक हैं जो कि एक उपनगर का विकास करने में सहयोग देते हैं। अब अगर हम उपनगर की विशेषताओं पे बात करें तो आवासीय प्रधानता या आवास की प्रधानता, आवास की उपस्थिति या आवास की उपलब्धता इसका प्रमुख विशेषता है।
क्योंकि यहाँ पे लोग उद्योग लगाने के लिए नहीं बल्कि किसके लिए आकर्षित हो रहे हैं, रहने के लिए। यानी आवासीय क्षेत्र का विकास यहाँ पे होना एक प्रमुख विशेषता है इसकी। अगर शहर में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है तो शहर में जनघनत्व जो है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन इस क्षेत्र में क्या है, कम घनत्व होता है। यहाँ जनसंख्या शहर की अपेक्षा बहुत कम होती है, मकान बड़े और फैले हुए यहाँ पे पाए जाएंगे। दैनिक आवागमन, दैनिक आवागमन का मतलब हो गया कि यहाँ पे रोज काम करते हैं मुख्य शहर में आकर के, और फिर शाम को अपना उपनगर की ओर चले जाते हैं, चूंकि शहर से 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पे इनका विकास हुआ रहता है। और अगर परिवहन की सुविधा अच्छी है तो फिर आसानी से लोग आ जा सकते हैं रोजाना। सामाजिक एकरूपता इसकी एक प्रमुख विशेषता है। सामाजिक एकरूपता, सामाजिक एकरूपता से आशय यह है कि इस उपनगर वाले क्षेत्र में ज्यादातर आप देखेंगे कि एक प्रकार के आय वर्ग वाले लोगों का ये संकेंद्रण होता है। तो ये कुछ विशेषताएं इसकी हैं जो आप ध्यान में रखिएगा। अब हम जरा देख लेते हैं इसके प्रकार। प्रकार में होता क्या है कि एक तो हो जाते हैं आवासीय उपनगर। आवासीय उपनगर, यहाँ पे केवल घर और कुछ बुनियादी सुविधाएं आपको देखने को मिल जाती हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे आवास के लिए ये उपनगर का विकास होता है, ताकि ये जनसंख्या दबाव को कम किया जा सके शहर के, उसके लिए इस क्षेत्र का विकास होता है। यहाँ पे अब चूंकि आवास है, अगर तो लोग रह रहे हैं तो फिर कुछ बुनियादी सुविधाओं की भी जरूरत है और उनका भी विकास होता है। ठीक है, जैसे शुद्ध पेयजल हो गया, सड़क की कनेक्टिविटी हो गई, स्कूल कॉलेज हो गए, कुछ हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए, छोटी मोटी मार्केट का विकास होना। तो ये इनकी मूलभूत जरूरतें हैं जो कि यहाँ पे विकसित होती हैं। जैसे आप अगर उदाहरण देखो तो दिल्ली के लिए द्वारका एक अच्छा उदाहरण है। एक उपनगर ऐसा उपनगर है जहां पर जो आवासीय उपनगर का उदाहरण माना जा सकता है। दूसरा औद्योगिक उपनगर, ऐसे उपनगर जहां पे उद्योगों को प्रमुखता से महत्व दिया गया है। वही नगर में भूमि की कमी हो रही है, प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है, ये हुआ कि एक नियोजन करके, एक प्लानिंग करके शहर के आसपास ही किसी तीव्रगामी मार्ग के सहारे उद्योगों को विकास करने के लिए एक जोन बना दिया जाता है कि इस जोन में इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा, तो ज्यादातर उद्योग उसी क्षेत्र में जाकर के लगाए जाते हैं। जैसे दिल्ली के आसपास आप देखेंगे फरीदाबाद है, गाजियाबाद हो गया। ऐसे आप देखेंगे इंदौर में एक जगह है पीथमपुर, पीथमपुर इंदौर में एक जगह है, ये भी हैवी इंडस्ट्री जोन है। और एक उपनगर होता है मिश्रित रूप में, मिश्रित उपनगर। यहाँ पे दोनों प्रकार की विशेषताएं मिलती हैं। यहाँ आवास भी है, आवासीय क्षेत्र भी है, और कुछ उद्योग धंधे भी लगे हुए हैं छोटे मोटे। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्रों को मिश्रित उपनगर कहा जाएगा। शॉपिंग मॉल वगैरह जैसे होते हैं ना बड़े बड़े, उनकी स्थापना हो जाएगी, कुछ कार्यालय विकसित किए जाएंगे यहाँ पे। अब होता क्या है कि जो शहर होते हैं, शहर जो मुख्य नगर होता है, जिसे आप महानगर कह सकते हैं, महानगरों में इतनी ज्यादा जनसंख्या हो गई है, इतना दबाव बढ़ रहा है वहां पे कि फिर नगर का प्रसार तो होना ही होना है। तो नगर का प्रसार का ही ये उदाहरण है, क्योंकि जो आज उपनगर बने हैं कल ये क्या होंगे, उसी महानगर से पूरी तरह से ये जुड़ जाएंगे। ठीक है, और फिर इनके आगे के क्षेत्र में इस तरह के उपनगर का विकास होगा। प्रसार है, ये नगर प्रसार का एक आधुनिक रूप आप कह सकते हैं कि उपनगर का विकास किया जाए। एक चीज और ध्यान रखना, क्योंकि मैं बार बार ये बात बोलता हूँ आप लोगों से, ये सामाजिक विषय है, और समाज जहां जुड़ा होता है, जहां जनसंख्या होती है, जहां लोग होते हैं, वहां कोई भी चीज स्टेबल नहीं होती है। अगर मैंने आपको ये बताया है कि भाई यहाँ पे औद्योगिक उपनगर में जैसे फरीदाबाद या गाजियाबाद, इन सब क्षेत्रों को अगर मैंने औद्योगिक नगर बताया है, तो इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं हो गया कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उद्योग ही होंगे। भाई उद्योग होंगे, आवासीय क्षेत्र भी होगा, उद्योग में काम करने वाले श्रमिक जिनका उद्योग है वो, ये सब लोग कहाँ रहेंगे आखिर। तो अगर उद्योग है तो उद्योग के साथ साथ आवास भी विकसित हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे महत्व किसको दिया गया है, उद्योगों को महत्व दिया जाएगा, इसलिए इसका नाम रखा गया औद्योगिक उपनगर। यहाँ पर आवास को महत्व ज्यादा दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हाँ इंडस्ट्री नहीं होगी, छोटे मोटे उद्योग धंधे तो होंगे ही होंगे, फैक्ट्रियां कुछ ना कुछ होंगी यहाँ पे, लेकिन महत्व दिया गया है किसको, आवासीय क्षेत्र के रूप में, क्योंकि यहाँ आवास का विकास ज्यादा हुआ है। अगर हम बात करें कि उपनगरीकरण का प्रभाव क्या होता है, तो अगर सकारात्मक प्रभावों की बात करें, सकारात्मक प्रभाव में आप लिख सकते हैं कि मुख्य नगर में जनसंख्या दबाव को कम करता है। यानी अगर आसपास के क्षेत्रों में एक उपनगर का विकास हुआ है जो कि किफायती है, पर्यावरणीय दृष्टि से भी, प्रदूषण की दृष्टि और शोर शराबा भीड़ भाड़ की दृष्टिकोण से भी क्या है, अच्छा है, तो फिर शहर से लोग या शहर से जनसंख्या का पलायन होगा उपनगरीय क्षेत्र में, तो शहरी जनसंख्या दबाव में कमी आएगा। और
मध्यम वर्गीय जो लोग हैं उनके बेहतर जीवन स्तर को सुनिश्चित करता है ये क्षेत्र, क्योंकि ये उनकी आय में जितनी उनकी इनकम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उन्हें एक बेहतर आवास भी मिल जाएगा। अगर इसके नकारात्मक पहलू को लिखना हो, क्योंकि जब आप आंसर लिखेंगे तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू पे बात करनी होगी। नकारात्मक पहलू में आप लिख देंगे जैसे कृषि भूमि का विनाश, कृषि भूमि का विनाश आप लिख दें, क्योंकि जब शहरी क्षेत्र से लोग विस्तार करेंगे शहर से बाहर की तरफ, क्योंकि शहर के बाहर ग्रामीण क्षेत्र होगा और ग्रामीण क्षेत्र में कृषि एक प्रमुख व्यवसाय है, तो ग्रामीण क्षेत्र की जो कृषि भूमि है उसमें क्या होगी, कमी आएगी, कृषि जोत का आकार छोटा होगा। तो एक महत्वपूर्ण नुकसान तो ये होता है कि भाई जहाँ पे कृषि हो रही है वहां पे अब कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, तो कृषि भूमि की कमी होगी तो कहीं ना कहीं उत्पादन खाद्यान्न वस्तुओं की कमी आएगी। और अगर ऐसे होता रहा तो एक समय ऐसा आएगा जब खाद्य संकट में आप उसके कारण में, खाद्य संकट की जो आप टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके कारण में आप एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में इसे पढ़ेंगे। ऊर्जा की खपत, भाई अगर शहर की दूरी पे ये विकसित हुआ है तो रोजाना यहाँ से उपनगर से शहर पर जो शहर की तरफ जाने आने का जो साधन होगा उसमें ऊर्जा की खपत भी बढ़ेगी। और चूंकि जब दूर रहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करेंगे, खुद की गाड़ी रखना पसंद करेंगे। तो इससे क्या होगा कि प्रदूषण में और वृद्धि होगी, शोर शराबे और बढ़ेंगे, शहर में जिस चौराहे पे ये खड़े होंगे उस चौराहे पे लंबी ट्रैफिक लगेगी, ये समस्या भी उत्पन्न होगी। सामाजिक अलगाव, कई बार ऐसा होता है कि शहर से जो लोग उपनगरीय क्षेत्र में जाके बस गए हैं उनका शहरी संस्कृति से थोड़ा सा क्या हो जाता है, अलगाव हो जाता है, वो उसको अपने आप को शहरी कल्चर से अलग थलग महसूस करते हैं, तो ये भी एक समस्या है। अंततः हम कह सकते हैं कि उपनगर आधुनिक शहरी जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। भविष्य में सतत उपनगर अवधारणा पर बल दिया जा रहा है, जहां परिवहन की दूरी कम हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का विकास अच्छा होना चाहिए, इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर जोर दिया जाए, जल संचय जैसी सुविधाओं पर या जल संचय और सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा स्रोतों को संरक्षित करने पर जोर दिया जाए, तो काफी हद तक ये जो समस्या बन रहा है इस समस्या में कमी आ सकती है। और इन सब से बढ़कर कि अगर उपनगर का विकास नियोजित तरीके से किया जा रहा है तब तो ये किफायती होगा, और अगर ये अपनी मनमर्जी तरीके से विकसित हो रहे हैं तो फिर ये समस्या उत्पन्न करेंगे। आपको हम अगले टॉपिक्स में ग्राम नगर उपांत पे चर्चा विस्तृत रूप से करेंगे कि जब नगर का प्रसार अनियंत्रित होता है या नगर से जुड़े किसी उपनगर का या किसी रिंग टाउन का विकास अनियंत्रित तरीके से होता है, अनियोजित तरीके से होता है, तो कितनी बड़ी समस्या को वो जन्म देता है। इसमें भी जो नगर मुख्य नगर के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं, जो उपनगर, उनका तो विकास नियोजित होता है, लेकिन जिस उपनगर का विकास मुख्य शहर या प्रधान नगर से के प्रशासनिक नियंत्रण से हट के हो रहा है तो वहां पे शहरी प्रशासन तो कुछ कर नहीं सकता है, इसलिए वहां पे विकास मनमर्जी तरीके से लोग करते हैं। इस तरीके से विकास होने पे काफी सामाजिक, आर्थिक और कृषिगत समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो उन पे भी आप थोड़ा थोड़ा करके लिखेंगे और ये टॉपिक्स कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आप इस पे एक बढ़िया प्रश्न लिखने के लिए तैयार होंगे और क्लास को आप लोग देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर भी कीजिए। क्लास पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कमेंट में आप हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं, प्रयास करेंगे कि आपके सवालों का जवाब हम अगली क्लास में या तुरंत आपको मैसेज के थ्रू दे सकें। थैंक यू।